हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर। आज के इस सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9th की समाज विज्ञान में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जलवायु। चैप्टर नंबर 4 जलवायु यानी कि क्लाइमेट के पहले हमने किन किन चीजों को जाना, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि बाकी के चैप्टर्स के क्या क्या टाइटल थे। 1 2 3 तीन चैप्टर्स अपन कर चुके हैं। ऑलराइट, अब मैं नाम क्यों पूछ रही हूँ? आप बोलोगे नाम का क्या काम, जलवायु की बात है, जलवायु पढ़ाइए, है ना। लेकिन जलवायु क्यों पढ़ाई जा रही है और चौथे नंबर पर ही क्यों पढ़ाई जा रही है, ठीक है, वो बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले जो 3 चैप्टर थे उनके जल्दी से कमेंट करना है क्या क्या नाम थे उनके। सबसे पहले आपको कौन सी चीज पढ़ाई गई, क्यों पढ़ाई गई, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, तीसरे नंबर पर क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया। बात आ रही है समझ में? तो हर एक चीज आपको क्रम से इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक एक चीज आपको समझ में नहीं आती दूसरी चीज पर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो अभी तक हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में जाना था, नदियों के बारे में जाना था। अब उन भौतिक प्रदेशों और नदियों के आधार पर किस क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, किसी क्षेत्र की जलवायु या मौसम संबंधी क्रियाएं उस क्षेत्र के आकार, बनावट, नदियों की संरचना, उसकी समुद्र से दूरी, इन सब बातों पर, ऊंचाई नीचाई पर, इन सब बातों पर निर्भर करती है। तो पहले हमने ये सारी चीजें पढ़ी, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु को। क्लियर हो गई बात? तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ई बुक्स और नोट्स की जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। उन सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आज के लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं ये सेशन, जिसका नाम है जलवायु। चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी है, क्लास 9th की बात हो रही है, ठीक है। और आज हम जानेंगे इस चैप्टर के पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय का मतलब होता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। पाठ परिचय का मतलब क्या होता है? चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर में जलवायु में हमें कौन कौन सी बातें जाननी है, जलवायु को जानने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को जानना जरूरी है, उन सारी बातों को उसके जरिए जानेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाए, ठीक है, कि हमें ये सारी बातें जाननी है। और इस टाइटल के अंदर, इस चैप्टर के इस टाइटल के अंदर इतनी सारी बातें आती हैं, यानी कि ये सारी बातें इससे कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ हो गया, बढ़ा जाए आगे। चलिए तो देखते हैं क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात यहां पर कही गई है जलवायवीय नियंत्रण। तो जो अपना चैप्टर का टाइटल है जलवायु, क्या है? जलवायु। जलवायु क्या होती है सबसे पहले अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, जब किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक, लगभग 30 वर्षों की अवधि तक एक सा मौसम बना रहता है, तो उसको उस क्षेत्र को, उस मौसम के अनुसार उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे कई क्षेत्र गर्म होते हैं, हमेशा वहां पर गर्मी रहती है, कई क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं, कई क्षेत्र बर्फीले होते हैं, कई क्षेत्रों में हमेशा बारिश होती रहती है, और ये लंबे समय से ऐसा मौसम बना हुआ है, तो वो उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी? जलवायु, या उसे उस क्षेत्र का क्लाइमेट कहा जाएगा। बात आई समझ में? क्लियर हो रही है बात? जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें, और उत्तरी भारत में भी हम और ऊपर की बात करें, हिमालयी क्षेत्र की बात करें, तो वहां हमेशा आपको बर्फ मिलेगी, हमेशा वहां आपको ठंडा मौसम मिलेगा, ठीक है। हम दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ हमेशा मौसम आपको गर्म मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? हम मरुस्थलीय इलाके की बात करें तो वहां हमेशा पानी की कमी बनी रहेगी और वहां पर कभी भी तेज ठंड नहीं होती है, ठीक है, ज्यादातर वहां पर गर्मी ही बनी रहती है।
क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी चीजें, यानी कि इस तरीके का मौसम किसी एक जगह पर हमेशा कैसे बना रह सकता है। जबकि हम ऋतुओं की बात करें तो 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, ठंड में ठंड होनी चाहिए, बारिश में बारिश होनी चाहिए। लेकिन किसी एक क्षेत्र विशेष में हमेशा ठंड ही है, किसी एक क्षेत्र विशेष में हमेशा गर्मी ही है, कहीं कहीं हमेशा बारिश ही होती रहती है। जैसे कि हम बात करें मेघालय तरफ की, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, मौसिम राम की, चेरापूंजी की, वहां पर क्या होता है भाई, हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास वहां पर औसत वार्षिक वर्षा होती है और विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो ऐसा क्या है वहां पर? ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो जलवायु के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि किसी स्थान विशेष में एक लंबी समय अवधि तक, लगभग 30 वर्षों तक जैसा मौसम बना रहता है, वह उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। ऑलराइट, कहीं की ठंडी है तो कहीं की गर्म है। चलिए, तो ये बात हो गई जलवायु के बारे में। अब भारत की जलवायु की हम बात करें कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखें पहला है अक्षांश। अक्षांश तो सभी को पता है। अक्षांश यानी कि आपकी क्षैतिज रेखाएं, जो पृथ्वी के मानचित्र की हम बात करें, ग्लोब की बात करें, तो कुछ इस तरीके की रेखाएं होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो अब इस अक्षांश का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे कि हम बात करें, ये रही अपनी विषुवत वृत्त और ये रहे सारे अक्षांश। क्लियर हो रही है बात? ये रही आपकी अक्षांशीय रेखाएं। तो जैसे जैसे हम इस विषुवत वृत्त से या विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो तापमान कैसा होता जाता है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। अब टेम्परेचर कम होगा तो यहां से ऊपर जाते समय हमें अलग अलग प्रकार का मौसम मिलेगा, अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलेगी। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है कि जब हम अक्षांशों की ओर ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं विषुवत वृत्त से, तो हमें जलवायु और टेम्परेचर दोनों परिवर्तित होते हुए मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम अक्षांश के जरिए भारत की जलवायु को जानेंगे। ऊंचाई की बात करें तो जैसे कि अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम वायु दाब और पवन की बात करेंगे कि वायु दाब एवं पवन यानी कि हवाएं कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, पवनों में हम स्थल समीर, समुद्र समीर के बारे में जानेंगे कि जो पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं वो कैसी चलती हैं। ठीक है, जो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, इन सारी बातों के बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। ऑलराइट, फिर हम बात करेंगे ऋतुओं की। जी हाँ, तो ऋतुएं कितनी होती हैं? बेसिकली 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु यानी कि ठंड। शीत ऋतु कब से कब तक होती है भाई, जल्दी से बता दो। नवंबर से फरवरी तक ठंड होती है। ठीक है, तो नवंबर, अक्टूबर के एंड और नवंबर के शुरुआत से मिड फरवरी तक तो अच्छी खासी ठंड होती है। फिर गर्मी की बात करें तो मार्च से जून तक हमें गर्मी मिलती है। फिर बारिश की बात करें तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होता है, ठीक है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का जो समय होता है वो कैसा समय होता है, बारिश का समय होता है, मानसून का समय होता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन की बात करेंगे। और मानसून का आगमन कैसे होता है, कहां से होता है, किन कारणों से होता है, किस दिशा से किस दिशा की तरफ होता है, सबसे पहले भारत में मानसून कहां आता है और उसी जगह पर सबसे पहले मानसून क्यों आता है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे और सारी बातें एकदम टाइम के अनुसार करेंगे कि कब कहां पर किस तरीके का मौसम होता है और अलग अलग जगह एक ही समय पर अलग अलग तरीके का मौसम क्यों होता है। क्लियर है यहां तक की बात? फिर बात करेंगे मानसून के वापसी की। भाई मानसून को बुला तो लिया है, आ तो गया है, लेकिन मानसून को जाना भी तो पड़ेगा। क्यों? जब तक मानसून नहीं जाएगा तब तक दूसरा मौसम कैसे आएगा। क्लियर हो रही है बात? जब मानसून जाएगा तब तो ठंड आएगी, तो मानसून का आगमन तो हो गया,
ठीक है, किस दिशा से हुआ, किस दिशा से किस तरफ हुआ, कहाँ सबसे पहले मानसून आया, कहाँ सबसे पहले बारिश होती है, किन कारणों से होती है, क्या मानसून की भी कुछ शाखाएं हैं, मानसून के भी कुछ तरीके हैं होने के कि कहाँ से मानसून आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मानसून की वापसी की बात करेंगे तो कैसे मानसून वापस जाता है, कहां से होकर वापस जाता है। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, बढ़ा जाए आगे। अब देखें वर्षा का वितरण। अब मानसून आता तो है और जाता तो है, ठीक है, जो आएगा वो जाएगा, ऐसे ही मानसून की बात होती है क्योंकि दूसरा मौसम आना है। ठीक है, अब वर्षा का वितरण यानी कि मानसून का वितरण, मानसून के जरिए जो बारिश हुई है, कहां कहां कितनी कितनी बारिश होती है। पूरे भारत में एक जैसी बारिश तो नहीं होती, ठीक है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर उतनी ही होती है जितनी जरूरत है। ठीक है, तो ये कैसे होती है और क्यों होती है, कहीं पर ज्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं पर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं पर जितनी आवश्यकता है उतनी ही हो रही है। जैसे हम बात करें कि विश्व की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिनराम और चेरापूंजी की साइड होती है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, मेघालय में होती है। तो वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है उसके बारे में हम जानेंगे। वर्षा का वितरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरीके से किया गया है। उसके बाद देखें मानसून एकता का परिचायक। जी हाँ, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मानसून को एकता का परिचायक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एकता का परिचायक? तो अगर मान लो बारिश नहीं होती है, इमेजिन करो बारिश नहीं हो रही है अभी जून जुलाई के महीने में बारिश शुरू हो जाती है और मान लो बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले उस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करना कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। नहीं हुई तो भैया पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जो है नई फसल उग नहीं पाएगी क्योंकि हम बो ही नहीं पाएंगे। बात आ रही है समझ में? खेती नहीं होगी तो हमें अनाज कहां से मिलेगा, लोगों के पास पैसा कहां से आएगा, लोगों को पीने को पानी कहां से मिलेगा। पानी के बिना जीवन संभव है ही नहीं, और पानी है तो पूरी दुनिया चल रही है, और पूरी दुनिया पानी के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि हर एक गतिविधि एक दूसरे से कनेक्टेड है। पानी नहीं तो खेती नहीं, खेती नहीं तो अनाज नहीं, अनाज नहीं तो व्यवसाय नहीं, भूख नहीं मिटेगी लोगों की। ठीक है, पीने को पानी नहीं मिलेगा, उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यानी कि सारी की सारी बात किसकी है? सारी की सारी बात है पानी की, जल की, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो इसीलिए मानसून को एकता का परिचय कहा गया है, क्योंकि जीवन की सारी गतिविधियां, पृथ्वी की सारी गतिविधियां किसके द्वारा संभव हैं? एक मानसून के जरिए। मानसून सारी गतिविधियों में एकता बना के रखता है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मानसून एकता का परिचय कैसे होता है, इसको और डिटेल में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिर्फ चैप्टर खत्म होगा, लेक्चर्स खत्म नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि असली बात कब आती है? जब ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपने कितना पढ़ा इस चैप्टर में, क्या क्या आपको याद है, वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन आंसर के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि परीक्षा में चैप्टर लिखने तो आता नहीं है, क्वेश्चन आंसर लिखने आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? कि आपको ये, आप खुद का ये आकलन कर पाए, ठीक है, खुद का ये मूल्यांकन कर पाए कि आपने उस चैप्टर को कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, और कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे आप आंसर में फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करने हैं? जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, आपकी बुक में क्या दिया है? अभ्यासगत प्रश्नोत्तर, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो उसका एक सेशन आपको कराया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऐसे लगभग कितने? 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। कितने? अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैं क्या क्या बताऊंगी आपको? लगभग 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे, उसके बाद लघुत्तरीय कराए जाएंगे, और उसके बाद कुछ दीर्घोत्तरीय कराए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा। और इतना कुछ
कर लेने के बाद बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। किसकी? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की, यानी कि इस चैप्टर को जितना हमने पढ़ा है उसको कम से कम समय में कैसे रिवाइज करें, कैसे उसका रिवीजन करें। तो मात्र 1 से सवा घंटे का आपका इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, वो भी 1 शॉट में, क्योंकि ये जो जितना भी चैप्टर है उसके हर एक टॉपिक को अपन डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक टॉपिक को एक लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को बताया जाएगा। कैसे? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या 1 शॉट रिवीजन के जरिए। ऑलराइट, तो फॉर्मेट समझ में आ गया, क्या क्या बातें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्यों पढ़नी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। आप सभी क्लियर है यहां तक की बात? चला जाए आगे, तो चलिए तो ये हो गया आपका एक तरीके से चैप्टर ओवरव्यू कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो उम्मीद है कि चैप्टर तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी बातें सीखनी है। अब अगर आगे के लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं तो क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि जैसे ही वीडियो आता है, लेक्चर आता है, आपको तुरंत मिल जाए, उसकी जानकारी मिल जाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस उपलब्ध हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध हैं। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, जी हाँ, एकदम फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।